आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलिए, बहुत बारीकी से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी पढ़ाई जो है भारत में नहीं होती है बॉस। बिज़नेस की पढ़ाई भारत में नहीं होती है और इसीलिए आपने ध्यान दिए होंगे कि अमीर और अमीर बनते हैं क्योंकि अमीरों के बच्चे जो है बिज़नेस की पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते हैं। और कैश फ्लो, पैसों की लेन-देन, ये बहुत सारे चीजें जो है भारत में पढ़ाई नहीं जाती है। भारत में ब्रिटिश शासन से, अंग्रेजों के शासन से उतना ही पढ़ाया लिखाने का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई का सिस्टम उतना ही बनाया गया है जितने में एक भारतीय, चाहे कलेक्टर हो चाहे वो नीचे के चपरासी हो, उतने ही शिक्षा उनको ज्यादातर दी जाती है कि आप एक अंग्रेजों के नौकर बन सके, मालिक नहीं बन सके। वहां से यही चला आया है, पढ़ाई का जो सिस्टम है यही चला आया और यही भारत में चल रहा है। लेकिन थैंक्स टू हमारे गवर्नमेंट्स आज जो है, बोलते हैं ना, कुछ लोग कमेंट्स करते कि हमारे गवर्नमेंट जो है वो विदेशों में ज्यादा रहते हैं। सर, विदेशों में जा जाके ही तो विदेशी चीजें सीखे हैं। विकासशील देशों में जा जाके विकास कैसे देश की जा सके वही चीजें सीखा है। सर, आप पड़ोस के घर में एक अमीर घर में नहीं जाएंगे तो उनकी विचारधारा कैसे पता चलेगा? एक गरीब घर में बैठ के अमीर नहीं बन सकते सर, उसका सोच उतना अमीर नहीं हो सकता है सर। उसके लिए उसको बड़े आदमी के संगत में आना पड़ेगा। संगत का ही असर होता है सर। जानकारी जो है, एक 1,000 कमाने वाला कभी भी 10,000 कमाने की ज्ञान नहीं दे सकता है सर। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, बिजनेस की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, बहुत शानदार तरीके से आप देखिए, एमबीए में भी बहुत शानदार तरीके से आजकल बिजनेस की पढ़ाई चालू हो चुका है। और ये कई बार मुझे हैरानी होती है टीचरों के ऊपर भी। कई टीचर ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, बहुत मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। क्यों? गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि उन्होंने भी वहीं से सीखा है ना। उन्होंने जो सीखा है वही तो प्रेजेंट करेंगे ना। जिसके पास जो है वही तो देंगे ना। किसी के पास दुख है तो दुख देंगे, किसी के पास नौकरी है तो वो नौकरी की ही बात करेंगे, किसी के पास ठेला है तो वो ठेला कैसे चलाया जाए उसकी बात करेंगे, किसी के पास दुकान है तो दुकान कैसे चलाया जाए वही सिखाएंगे। तो टीचर ने जो सीखा है कि भैया देखो, मैं ये टीचर हूं, मुझे 50,000 रुपए महीना मिल रहा है, तुम भी नौकरी की तैयारी करो। सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती ना, माफ कीजिएगा, सबको सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती ना। तो फिर गवर्नमेंट जॉब सबको मिल सकता है क्या? नहीं ना। भारत के कई राज्यों के गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं कि वो ढंग से तनख्वाह तक दे सके। मेरे नॉलेज में ऐसे भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जिनके 3 महीने से तनख्वाह नहीं आया सर। तनख्वाह सैंक्शन ही नहीं हुआ है। और राज्य सरकार भी कई अलग अलग अजीबोगरीब तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। कई अजीबोगरीब तरीके से नियम निकाल रहा है, कई अजीबोगरीब नियम निकालते हैं कि कैसे भी पैसा इकट्ठे किया जाए, दुनिया भर के टैक्स होने के बावजूद भी। ये हमें समझने की जरूरत है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं जो आपको समझाने की यहाँ पे प्रयास करूंगा वो सीधा आपके दिमाग तक पहुंचे तो ही आगे बढ़े। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी पुराने व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार मोहब्बत के लिए, आशीर्वाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ये चीजें समझने की कोशिश कीजिए, ये बिजनेस किताबों में ही पाए जाएंगे। ई, ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय, नौकरी, एक नौकरी। एक एम्प्लॉय के पास टाइम होता है क्या सर? हमारे बीच में एम्प्लॉय है क्या सर? आपके पास टाइम है? मैंने 1 हफ्ता पहले बोला था कि आप लोग टाइम निकालिए, 2 दिन का टाइम निकालिए, छुट्टी लीजिए, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आसान है क्या सर 2 दिन का छुट्टी लेना नौकरी से? इतना आसान नहीं है, टाइम नहीं हो पाता है। और जिन लोग नौकरी करते हैं, यदि देखा जाए तो उनके पास पैसों की भी समस्याएं रहती है। सिक्योरिटी, क्या उनके बाद उनके घर में किसी को नौकरी मिलेगा? उनके कोई एक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते यदि वो, या तो रिटायरमेंट के बाद पैसा कितना आएगा, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे और रिटायरमेंट के बाद मुश्किल से कितना आया, 30,000 रुपए मान लीजिए, तो 70,000 तो कम गए ना। आप सोचिए, आज आप यदि 50,000 की नौकरी
कर रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉई 50,000 की नौकरी कर रहे हैं और आने वाले 30 साल बाद आप 1.5 लाख तक पहुंचे, समझिएगा बात को, 1.5 लाख तक पहुंचे और 1.5 लाख पहुंचने के बाद जब आने वाले 30 साल बाद, आज से 30 साल पहले पेट्रोल जो है ना 30 या 40 रुपए लीटर था सर, आज 110 रुपए लीटर है। आने वाले 30 साल बाद कितना होगा? आज आज से 30 साल पहले आलू 3 रुपए केजी था, आज कितना है सर? 20 रुपए मिनिमम। तो बहुत सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। आज यदि 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह पे आप है और 30 साल बाद आपकी रिटायरमेंट हो रहा है और आखिरी सैलरी आपकी यदि 1.5 लाख हो, उसके बाद यदि पेंशन है किसी का तो ठीक है, वो भी कितना आएगा? 1.5 लाख का उतर के कितना आएगा? 40,000 या 50,000। आपको क्या लगता है आने वाले 30 साल बाद आपके 50,000 से आपका परिवार चलेगा? यस और नो जरूर कमेंट में करिए सर। और 2004 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग है उनके तो पेंशन भी नहीं। तो ये हमें फिर आपका जो पीएफ वीएफ है, वो ये पीएफ, सॉरी माफी चाहता हूं, पीएफ डीएफ है, जो भी आपका प्रोविडेंट फंड जो है वो इकट्ठे दे दी जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि माने स्थायी कमाई, वो आपका पीएफ जो आएगा ना, वो एक आपका स्थायी धन होगा, स्थायी धन। उसमें कोई बढ़ोतरी का उम्मीद मुश्किल है। स्थायी धन जो है वो धीरे धीरे, बोलते हैं ना, रहे धन कुबेर का भी खत्म हो जाता है। रखा हुआ धन, बोलते हैं ना कि रुका हुआ पानी गंदा होता है। तो ऐसे ही सेम है, सिक्योरिटी के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। कंप्रोमाइज करते हैं। यदि पत्नी पूछ ले 20 तारीख को कि अजी सुनते हो एक साड़ी देख के आए 1500 की या 2500 की, तो पतिदेव क्या बोलते हैं? भगवान 5 तारीख के बाद। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अधिकतर केसेस यही होता है। पिताजी, बेटे ने बोला पापा साइकिल चाहिए, कितने का है? 7,000 का है। ठीक है बेटा, 5 तारीख के बाद। कंप्रोमाइज। और कई बार ऐसा होता है कि बेटे को यदि शाकब वाले 12,000 की साइकिल चाहिए तो पिताजी उनको 5-7 हजार की नॉर्मल साइकिल, रेंजर साइकिल ला के देते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? होता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है सर। इसमें कोई वो नहीं है। अंतर यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा यदि 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे तो आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन हो सकता है। आने वाले 30 साल बाद आपके बेटे को आपका नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले 30 साल यदि आपने 1-1 घंटा एक्स्ट्रा दिया इस आरसीएम बिजनेस को, कैसे वो भी आगे बताते हैं, तो आपके बेटे को कहीं भीख नहीं मांगना पड़ेगा नौकरी के लिए। आइए देखते हैं एस का मतलब क्या है। नो मनी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब समझते हैं? सेल्फ, आपने देखे होंगे छोटे से, माने एक समझ लीजिए एक टीचर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है। एक डॉक्टर एक डॉक्टरी कर रहे हैं, छोटे लेवल के हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है। खुद ही माने सब कुछ, खुद ही बॉस, खुद ही झाड़ू पोछा, खुद ही सब कुछ, खुद ही रिसेप्शनिस्ट, खुद ही सब कुछ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इनके पास भी पैसों की तंगी रहती है, सेम कंडीशन रहता है। आइए नेक्स्ट में क्या है। बी फॉर बिजनेस। बी फॉर बिजनेस, इनके पास मनी है लेकिन टाइम की थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा समय देना पड़ता है। सिक्योरिटी, कोरोना ने अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों को बता दिया है कि सिक्योरिटी के मामले में क्या है। क्या बाटा के शूज बिक रहे थे कोरोना काल में? बिक रहे थे? क्या टाटा के ट्रक बिक रहे थे कोरोना काल में? इसीलिए टाटा जी जो है बहुत दिमाग से काम चलाए, शुरू से ही नमक भी बेचने लगे थे। कि भाई कोरोना काल में नमक तो बिकेगा ही बिकेगा। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। इन्वेस्ट करने के लिए मनी चाहिए। इनके पास भी टाइम की थोड़ी कमी रहती है लेकिन रहता है। नो सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट किया, रिक्स रहता है। कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है तो रिक्स रहता है थोड़ा, कि ये वो इन्वेस्टमेंट लौट के आएगा, कितना आएगा, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आसान शब्दों में हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना? तो अभी भी शुरुआत, माने सही टाइम है। आप आरसीएम बिजनेस को शुरू कीजिए, सिर्फ दुकान बदलिए। आपने डॉक्टर बदले होंगे कई, आपने कपड़े बदले होंगे, कपड़े की दुकान बदले होंगे, आपने समय बदले होंगे, मकान भी बदले होंगे, किराए से रहने के लिए मकान भी बदले होंगे। बहुत सारी चीजें आप जिंदगी में बदले होंगे, लेकिन मैं कहता हूं एक बार दुकान बदलिए।
है ना, सिर्फ दुकान बदली है। चलिए देखते हैं इसमें, नो बॉस, नो टाइम बाउंडेशन, नो लॉस, नो इन्वेस्टमेंट। आइए देखते हैं इसको आसान शब्दों में। भारत में कितने कैटेगरी है देखते हैं। कैटेगरी थोड़ा सा चेक कीजिएगा, कितने कैटेगरी है। आवाज क्लियर है? कितने कैटेगरी है समझिए। पहला कैटेगरी जो है मजदूर वर्ग। इसमें आप देखेंगे, एक होते हैं डेली बेस वाले, डेली कमाई। आप एक मजदूर को बुलाइए घर पे, वो डेली के हिसाब से कमाई, माने उनको यदि मजदूर के लिए लायक 300 400 500 जो भी है, वो शाम को 5 बजने के बाद हाथ पैर धो के सब पैसा। काम यदि बचा है ना, तो वो नहीं करेंगे कि 2 घंटा या 1 घंटा का काम नहीं, टाइम हो गए। वो उनको डेली दहेड़ी बोलते हैं इसको, कई जगह हिंदी में इसको बोलते हैं दहेड़ी, डेली बेसिस पे काम करने वाले। अब मजदूरों में थोड़ा सा अपर पोजीशन में भी है, बोलते हैं ना, मजदूर में भी थोड़ा सा और उच्च क्वालिटी के मजदूर भी है, वो वीकली कमाई करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक ठेकेदार के पास कोई एक मजदूर, वो साप्ताहिक पेमेंट करता है ठेकेदार, साप्ताहिक पेमेंट, सप्ताह हफ्ते हफ्ते में उसको पेमेंट मिल जाता है, एक ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, ये थोड़ा उच्च क्वालिटी के मजदूर है। पहला समझ में आया। दूसरा देखते हैं नौकरी वर्ग। नौकरी वर्ग, नौकरी, शायद ये आई यदि मैं नहीं लिखता तो शायद सही जगह दिख जाता है इन लोगों को। और आपने सुने होंगे कई बैंकों में, एक बैंक में मैंने, सीधा एक बैंक में मैंने एक मैनेजर को मैंने सुनते हुए सुना है, एक इंसान के बहुत बड़ा नुकसान हो गया था बैंक वालों के गलत दिशा निर्देश के कारण, कुछ गलत एफडी हो गई थी, तो उस मैडम ने बहुत कुछ बोलने की कोशिश की है, लेकिन बैंक वाले जो है बहुत गलत जवाब दे रहे थे, तो मैडम ने चिल्ला के बोला कि मैनेजर को कि अपनी औकात में रहो, हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसी की इंटरेस्ट पे तुम्हारा तनख्वाह आता है, तो अपनी औकात में रहो, हद में रहो। सुना होगा आपने, कई जगह पे सरकारी जो लोग हैं उनको भी बोल देते हैं कि आप पब्लिक सर्वेंट हो। हिंदी समझिए, इंग्लिश को समझिए, पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट समझते हैं? सर्वेंट समझते हैं? हेलो, सर्वेंट का अर्थ समझते हैं ना? गूगल कर लीजिएगा, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट हो, तो आप पब्लिक की सुरक्षा के लिए हो, आप पब्लिक की सुविधा के लिए हो, ना कि पब्लिक को परेशान करने के लिए। तो जो भी अपने नौकरी का गलत यूज करते हैं, कोई ना कोई सवाशेर जो अपने नौकरी का गलत तरीके से शेर बनने की कोशिश करते हैं, तो उसको कोई ना कोई सवाशेर उसको अपना औकात दिखाई देते हैं कि भाई तेरी जगह कहाँ है। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं मंथली कमाई। इन लोगों का मंथली कमाई होती है 20,000 30,000 40,000 50,000, है ना, इन लोगों की कमाई होती है 1 लाख तक की समझ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन इनमें भी एक अपर पोजीशन वाले भी है, एक अपर वाले भी है। अपर वाले समझते हैं? नौकरी में भी थोड़ा सा उच्च क्वालिटी के नौकरी वाले हैं, जिनको ईयरली समझ में आता है। आपने देखे होंगे कई आपके आजू बाजू के कोई पिता या कोई लड़का बोल दिया कि अंकल या भाई, मेरा तो 12 लाख की पैकेज लग गया कॉलेज से, मेरा तो 12 लाख की पैकेज में मेरा नौकरी लग गया। 12 लाख की पैकेज समझते हैं? 1 लाख रुपए महीना। तो वो पैकेज पे जाते हैं और ये सोचते हैं ओ माय गॉड। तो ये थोड़ा सा अपर पोजीशन वाले नौकरी वाले हैं। ये तीसरा देखते हैं बिजनेसमैन। बिजनेस में 2 कैटेगरी इसमें भी है सर। एक जो लागत लगाते हैं 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में लागत लगाते हैं, और वो 6 महीने, लगभग 6 महीने से उनकी कमाई चालू हो जाती है। लगभग रिस्क रहता है, जरूरी नहीं कि कमाई होगी, लाभ मिलेगा ही मिलेगा, जरूरी नहीं है ये। लेकिन 10 लाख से, अब ये 5 लाख भी हो सकता है, छोटे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन मिनिमम यदि बात करें 10 लाख, आज की स्थिति में 10 लाख एक दुकान पगड़ी देके, उसके बाद दुकान में फर्नीचर बना के, उसके बाद दुकान को सजा के फिर माल डालना, मिनिमम 10 लाख तो मिनिमम की बात कर रहा हूं, 10 से 1 करोड़ के बीच में। अब इनकी कमाई जो है, हो सकता है शुरू के महीने में कमाई इतना खास ना हो, धीरे धीरे इनको ग्राहक बनाना पड़ता है, धीरे धीरे इनकी कमाई चालू होती है। इनमें भी रिस्क रहता है, जब तक वो शटर खुलेगा तब तक। अब बारी आती है बड़े बिजनेसमैन की, जो 100 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़, 100 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं
इन्वेस्टमेंट करते हैं और 3 से 5 साल लग जाते हैं इनकी कमाई शुरू होने में, और ये 3 से 5 साल कमाई के बारे में सोचते भी नहीं है। और यकीन मानिए, जब इनकी कमाई शुरू होती है ना, तो इनके 7 पीढ़ी बैठ के खाते हैं। 7 पीढ़ी इनके बैठ के खाते हैं। लेकिन ये 3 से 5 साल ये नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं। पूरे भारत में करोड़ों रुपए लगा के एडवर्टाइज करके सब कुछ करके ये नेटवर्क बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते अपने माल, लोगों तक पहुंचाते। देखिए अभी बड़े बड़े शहरों में गैस की कनेक्शन पाइपलाइन लग रहा है, घर घर में पहुंच रहा है सर, लोगों तक नेटवर्क। और किसी घर ने मना कर दिया कि नहीं, हमें गैस टैंकी नहीं चाहिए, गैस कनेक्शन नहीं चाहिए, हम तो टैंकी से काम चलाएंगे, लेकिन फिर भी उसको कन्विंस करते हैं, अपनी कुछ ना कुछ फायदा दिखाते हैं, वो कस्टमर बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं सर। और एक बार जब इनका नेटवर्क बन जाता है ना, करोड़ों रुपए लगा के एक बार जब इनका नेटवर्क बन जाता है सर, तो ये 7 पीढ़ी बैठ के खाते हैं सर। यकीन मानिए, पुराने लोगों को पता होगा, जियो जब लॉन्च हुआ था, 4200 करोड़ रुपए लगे थे सर। तो 1 साल फ्री दिए थे। उसके बाद आज की स्थिति में किसी के पास 300 रुपए हो और उसको एक शर्ट खरीदना हो, एक मिनिमम कैटेगरी के लोग बात कर रहे हैं, उसको एक शर्ट खरीदना हो, वो सोचेगा शर्ट बाद में खरीद लूंगा, 2 दिन और मजदूरी कर लूंगा, शर्ट खरीद लूंगा, लेकिन अभी रिचार्ज करना जरूरी है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो ये हमें समझने की जरूरत है। अब इन सब चीजों में नेटवर्क मार्केटिंग आपको समझ में आ रहा है? नेटवर्क, और इनमें सब में देखिए नेटवर्क है, सबके पास नेटवर्क है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके पास नेटवर्क। एक मजदूर भी तभी उसको मजदूर में ली जाएगी जब उसके बारे में पता होगा लोगों को कि ये मजदूरी करता है। एक ठेकेदार को भी, जैसे आपके घर के पास कोई राजमिस्त्री, मकान बनाने वाला कोई मिस्त्री आपके मोहल्ला में है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, और पता भी है लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका काम कितना अच्छा है, तो क्या आप उसको घर बनाने के लिए बुलाएंगे? नहीं, दोनों कंडीशन में नहीं जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना नेटवर्क सही से नहीं फैलाया है। सेम नौकरियों में भी है, नौकरियों में भी सेम है सर। अपनी रेपुटेशन बना के रखना पड़ता है, कर्म सही से करना पड़ता है। हाँ, नौकरी में थोड़ा सा इसमें ये है कि एक बार नौकरी लग जाए तो आपके पास फिक्स काम रहता है कि हाँ, इतने फाइल आपको आगे बढ़ाना है, या जो भी एक्स वाई जेड आपके नौकरी में काम होते हैं। लेकिन इसमें भी जो अच्छे क्वालिटी की नौकरी होती है उसमें भी नेटवर्क की आवश्यकता है, और जो नौकरी कर रहा है उसमें भी नेटवर्क है। यदि आप मैनेजर है, यदि आप बैंक का एक क्लर्क है, कैशियर है, तो आपके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर है, उसके ऊपर मैनेजर है, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर है, उसके ऊपर और भी कंडीशन है। यदि आप पुलिस में हैं, एक यदि आप हवलदार है, तो आपके ऊपर कई और लोग हैं, आईजी तक। तो आप समझ सकते हैं, हर जगह नेटवर्क है, हर जगह चेन है। अंतर क्या है? अब एक जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं, इसमें आपको नो इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस आप खुद का बना सकते हैं, नो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसी और ने किया है, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी खोला, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, स्टाफ रखा है, हिसाब किताब कर रहा है, सब सरदर्द वो पाल के रखे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है नेटवर्क बनाना। और यकीन मानिए, मामूली खर्चे में आपका ये बिजनेस चालू हो जाता है। मामूली खर्चा समझते हैं? 150, 200, 500, ये कोई खर्चा है सर? किसी एक सेमिनार अटेंड किए सीखने के लिए, तो वो 150 रुपए। क्या ये कोई खर्चा है? 150 रुपए। हो सकता है आने जाने में 100 रुपए की पेट्रोल और चले, क्या ये कोई खर्चा है? और इस बिजनेस से आपकी नेटवर्क धीरे 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 बढ़ना चालू होता है, एक पैसिव इनकम चालू हो जाता है, और इस पैसिव इनकम के वजह से आप एक आसान चीजें देखने को मिलता है आपको। एजुकेशन का बात करें तो आफ्टर 10th 7 साल 10 घंटे पढ़ेंगे, कम से कम पीजी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद आप एक बिग बॉस बन जाए, बिग बॉस, अच्छा खासा नौकरी समझ लीजिए, और आप 1 लाख रुपए मंथली कमाना शुरू करें। वहीं पे आप देखिए, नेटवर्क में सक्सेस होने के लिए आपको नो मैटर कि आपका एजुकेशन क्या है, एज क्या है, हाइट क्या है, कलर क्या है, रंग कौन सा है, आपका जात क्या है, कोई जात पात का, धर्म का कोई रोल नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, कोई एज का मैटर नहीं है, कोई एजुकेशन का ज्यादा मैटर नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। सोचिए,
लर्निंग मैटर करता है कि इस बिजनेस में जैसे आप आरसीएम कर रहे हैं, आरसीएम कितना आप शिद्दत से सीख रहे हैं, आरसीएम को कितना शिद्दत से सीख रहे हैं, ये मैटर करता है। 5 से 5 साल रोज आप 4 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, चलिए 2 घंटे दीजिए, जिसको जितना टाइम है। और देखिए बिग लेवल में आप पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे भी यदि आप बिग लेवल में पहुंच रहे हैं, वहां बिग बॉस बन गए, बिग लेवल में पहुंच गए तो 1 लाख, यहाँ पे भी आप बिग लेवल में बनेंगे तो यहाँ पे भी मान लेते हैं कि 1 लाख की मंथली आना चालू। दोनों बिग लेवल सेम कर दिया, लेकिन अंतर देखिए, डेली 8 घंटा आपको यहाँ नौकरी करना पड़ेगा, या दुकान का शटर 10 घंटा खोलना पड़ेगा, ऑफिस खोलना पड़ेगा। यहाँ पे डेली 3 घंटे आप अपने हिसाब से, डेली की भी कई लोग डेली भी नहीं करते, एक दिन छोड़ छोड़ के करते, है ना, डेली भी नहीं करते कई लोग। दूसरा, नौकरी या दुकानदारी 10 साल बाद, नौकरी या दुकानदारी 10 साल बाद मंथली 2.5 लाख कर लीजिए, आपके मनमानी अमाउंट जो भरना है भर लीजिए सर, 2.5 लाख 3.5 लाख जो भी मंथली करना है, तो मंथली 2.5 लाख कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए नेटवर्क में जब आप सफल होते हैं, 1 लाख के बाद जब 10 साल आप और काम करते हैं, आपका कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाता है। कंपाउंडिंग समझते हैं? लोग कंपाउंड में मतलब बढ़ने लगते हैं और बड़े रूप में बढ़ना चालू होता है। शुरू में कम लेवल में होते हैं तो कम लेवल में बढ़ता है, कंपाउंडिंग होता है। यहाँ कंपाउंडिंग बड़े लेवल में होता है। जैसे कंपाउंडिंग को आसानी से समझिए कि 1 रुपए, 1 रुपए महीने की पहली तारीख को आप लीजिए, 2 तारीख को 2 रुपए लीजिए, 3 तारीख को 4 रुपए लीजिए, 4 तारीख को 8 रुपए लीजिए, ऐसे करके 1 रुपए को 31 दिन तक यदि डबल में जाते हैं, कंपाउंडिंग में जाते हैं, तो अरबों रुपए होते हैं सर, अरबों रुपए। ये कंपाउंडिंग है। तो यहाँ पे भी आप जब 1 लाख रुपए 4-5 साल काम करते, 1 लाख रुपए महीना उठाते, तो आपके पास एक बड़ा नेटवर्क होता है, बड़ा टीम होता है, वो फिर लंबे कंपाउंडिंग में चले जाते हैं। अब आप मंथली अगले 10 साल बाद 5 लाख रुपए मिनिमम की बात करते हैं, 5 लाख रुपए आपकी कमाई। ये देखते हैं नौकरी या आप दुकान चला रहे हैं, आफ्टर 30 बाद जब आप जॉब या नौकरी से बाहर आते हैं या शटर बंद करते हैं कि आप दुकान नहीं जाना है या आप नौकरी में जाना है नहीं, तो आप जीरो में बैठते हैं सर। मेरे पिताजी 35 साल डॉक्टरी किए सर, आज जीरो पे हैं सर, जीरो। उस कुर्सी को छोड़ के अब जब भोपाल आए हैं हमारे पास, तो जीरो पे बैठे हैं सर। समझने की कोशिश कीजिएगा सर, जीरो कमाई, उनकी रोज की कमाई जीरो। समझिए, एक वकील वकालत करने के बाद जब 30 साल 35 साल वकालत करने के बाद जब घर बैठेंगे, जीरो पे बैठेंगे। चलिए नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम को देखते हैं। 30 साल बाद, 30 साल, आफ्टर 30 साल आपके वर्क के बाद देखिए, मिनिमम 30 लाख रुपए महीना समझिए सर, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 30 लाख रुपए महीना। प्लस नौकरी में देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, आपके बच्चे यदि इंटरेस्ट में, जैसे हम दो भाई कभी डॉक्टरी में इंटरेस्ट नहीं लिए, कभी पढ़ाई नहीं किए, उस कुर्सी में उस क्लिनिक पे हम कभी इंटरेस्ट नहीं लिए, तो उनकी मेहनत उनके साथ ही खत्म। मेरे पिताजी का मेहनत मेरे पिताजी के साथ ही खत्म। उनका टैलेंट, उनका इंटेलिजेंसी, उनका नॉलेज उन्हीं के साथ खत्म। उन्होंने कुर्सी से उतरा मतलब सब खत्म। यहाँ पे आप देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में जिस लेवल में आप रहते हैं, इस दुनिया से जाने के बाद जिस लेवल में आप रहते हैं, जितना कमाई आप करते हैं, सेम टू सेम आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। सेम आपके नॉमिनी को आरसीएम का आर नहीं आए तो भी चलेगा। आपके आर नॉमिनी आपके बेटे या पत्नी को आरसीएम का आर तक नहीं आता हो, कुछ नहीं सीखा हो कभी, तो भी कमाई और सेम लेवल सेम पोजीशन ट्रांसफर होगा सर। क्या एक एसआई, देखिए पुलिस में कई 3 रूप से अंदर जा सकते हैं। एक हवलदार बन के अंदर जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। एक एसआई की एग्जाम दे के एसआई बन सकते हैं। एक आईपीएस की एग्जाम दे के डीएसपी से शुरू कर सकते हैं। 3 लेवल से आप अंदर जा सकते हैं। अब एक एसआई बन के यदि आप धीरे धीरे 30 साल बाद आप यदि लगभग कहाँ तक पहुंचते हैं, एक एसआई की एंट्री होने के बाद, मान लीजिए एक एसआई एसआई की पोजीशन से एंट्री हुआ है और उसके बाद वो 30 साल बाद वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं एक एसआई। सर आदरणीय रमेश चंद्र सिंह जी, यदि आपके पास जानकारी हो तो थोड़ा सा बताइए, एक एसआई के रूप में एंट्री करके, नौकरी में एंट्री करके हाईएस्ट कहाँ तक पहुंच सकते हैं? जी
आपका माइक क्लोज हो गया सर। जी। जय हर सिंह सर। जी। सबको जय हर सिंह सर। अभी अगर एसआई में भर्ती होते हैं तो लास्ट तक डीआई तक जा सकते हैं, जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा डीआई तक। ओके। तो अब बात आती है कि डीआईजी तक जा सकते हैं और वो रिटायर्ड ले लेते हैं, क्या उनके बच्चे कितने ही उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और ज्यादा पढ़े लिखे हो, क्या सेम टू सेम डीआईजी में एंट्री हो सकती है क्या? जी सर। और यही प्रश्न आप सभी दर्शकों के लिए है कि एक एसआई की पोजीशन से एंट्री करने के बाद जब वो 30 साल में डीआईजी तक पहुंच रहे हैं, क्या उनके घर में हो सकता है कि पिता से ज्यादा समझदार, ज्यादा इंटेलिजेंट उनके बेटे या बेटी हो, क्या पिताजी के उस डीआईजी वाले पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं क्या? सभी के लिए नहीं प्रश्न है, नहीं कर जरूर सकते। नहीं कर सकते। हो सकता है 10 साल बाद किसी कारण से एक एसआई जो है, मान लीजिए सीएसपी बन गए। एक एसआई जो है, मेरे नॉलेज थोड़ा सा कम है, आप कुछ भी एक शब्द पोजीशन कुछ भी आप सेट कर लीजिएगा। एक एसआई जो है सीएसपी बन गए मान लीजिए 10 साल बाद, उदाहरण के लिए मान लीजिए, है ना। बनने के बाद और यदि वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्या उनके परिवार सेम पोजीशन में जा सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता है एसआई पोजीशन में भी जा सकते, नहीं जा सकते, है ना। तो ये हमें समझने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण के लिए लिया, बाकी मैं किसी भी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि पुलिस वाले भी देश की रक्षा कर रहे हैं, जनता की रक्षा कर रहे हैं। तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण लिया है कि आप जीरो लेवल से स्टार्ट करके इस बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में हीरो बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे समझाने की तरीका हो सकता है थोड़ा सा अजीब हो, या लाइन थोड़ा चेंज हो गए हो, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। तो आप सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप सिर्फ एक बार हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम के दुकान बदल के देखिए। और ये मैं निवेदन करूंगा सर, किसी भी व्यक्ति से प्लीज 2-4 महीने बाद आप इसको परखने के लिए मत देखिए कि 2-4 महीने करके देखता हूं या 2-4 महीने खरीद के देखता हूं कितना लाभ हो रहा है, क्योंकि ये बिजनेस है। या तो फिर आप थोड़ा सीखने में फोकस कीजिए। भारत में ज्यादातर केसेस में सीखते नहीं है, और जो सीखते हैं वो काम करते नहीं है, क्योंकि मेरे टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल से आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन आज भी मीटिंग में बैठ के खुद ही मीटिंग में बैठते हैं, जबकि उनके पास बहुत सारे जूनियर का नंबर है, वो फोन नहीं करते। उनके पास एक ही बहाना, सर कोई फोन नहीं उठाते। बस हम हार मान गए, बस हम ही एंट्री करेंगे, यदि बालाजी सर आप खुश हो तो खुश। ऐसे आपके टीम में भी होंगे। मीटिंग से पहले जो 10 कॉल करनी चाहिए, 20 कॉल करना चाहिए, जितने भी आपके स्ट्रेंथ है, आपकी लंबाई है टीम की। आपके पास 50 लोगों के नंबर है तो 50 लोगों को कॉल कर लीजिए। 5 लोगों के कॉल नंबर है तो 5 लोगों को कॉल कीजिए। आपका काम है कॉल करना, सामने वाला आए या ना आए वो उसका किस्मत या कर्म, लेकिन आपका कर्म है कॉल कॉल करना, तो उसको कॉल करना आपका फर्ज बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बिजनेस जो आपको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया, आरसीएम बिजनेस में यदि हम बात करें तो आरसीएम बिजनेस में 10 से 35% छूट मिलता है एमआरपी पे। उसके बाद जो डिस्काउंट मिलने के बाद जो पैसा चुकाते हैं उसमें कुछ पॉइंट मिलता है, पीवी मिलता है, 40% से 100% तक पीवी मिलता है। उस पीवी के आधार पर, पॉइंट के आधार पर 2% से लेकर 22% तक आपको कैशबैक भी मिलता है, खाते में भी वापस आता है कुछ पैसे। साथ ही साथ यदि आप 1500 पीवी पॉइंट बोल दीजिए, 1500 पॉइंट या 2500 पॉइंट या 5000 पॉइंट 6 महीने लगातार मेंटेन करते हैं, तो आपको 6 महीने बाद एक बार आपको उतनी पॉइंट का सामान, उतने ही रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा जितने पॉइंट आपने मेंटेन किया। मतलब फ्री सामान का भी आपके पास उम्मीद है। क्या ये उम्मीद है मार्केट में? आरसीएम में मेरे टीम में कई लोग, सैकड़ों लोग जो है वो फ्री सामान का लाभ ले रहे हैं सर। फ्री सामान का मैंने उनसे पूछा, क्या आप अपने दादाजी से बात करिए, एक बार अपने पिताजी से बात करिए कि 30 साल से हल्दी नमक मिर्ची खरीदा, 1 रुपए 100 रुपए भी किसी दुकानदार ने दिया, या 100 रुपए का सामान भी किसी दुकानदार ने फ्री दिया, किसी कंपनी ने फ्री दिया? उनका जवाब ना था। आपका भी जवाब ना ही होगा जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में